Good morning, everyone. This is me, Abhishek Bhatt, with you, and I am here with a very important legal update which is revolving around the dispute between Akshay Kumar and Paresh Rawal. तो क्या हुआ है इस न्यूज में, चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो क्या हुआ है भाई, देखो हेरा फेरी जो मूवी है जो सन 2000 में रिलीज हुई थी, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी थी। रेवेन्यू के टर्म्स में तो उतना नहीं कमाया था, लगभग अपने अपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उसका 3 गुना कमाया था। लेकिन यहां पर अब जब 2025 की बात करें तो यहां पर एक तरह से हेरा फेरी 3 के बारे में बात करी गई है। तो पहली मूवी रिलीज हुई है 2000 में, फिर 2006 में अगली फिर हेरा फेरी मूवी आती है, और अब हेरा फेरी 3 के बारे में बात हो रही थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन हाउस के जो राइट्स थे, बेसिकली जो प्रोड्यूस करने के राइट्स थे, वो अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने खरीद लिए थे। ये नाडिया वाला प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था पहले। अब इस मामले में जब जहां पर प्रोडक्शन हाउस अक्षय कुमार का है, वो एक्टर भी हैं, तो दोस्ती भी है परेश रावल से, तो इसके चलते यहां पर क्या देखने को मिला कि मूवी के लिए इनिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो शुरू हो गई थी। मतलब प्रोसीडिंग्स से मतलब मेरा ये है कि फिल्म सेट को बुक करना, एक्टर्स को हायर करना, उनको साइनिंग अमाउंट देना, और बाकी सारी जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं, पूरा का पूरा क्रू सेटअप करना, शूटिंग डेट्स फाइनल करना, हो सकता है होटल की बुकिंग्स करना, तो बहुत सारा खर्चा अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस के द्वारा किया जा चुका था। जिसके चलते जब लास्ट मोमेंट में एकदम परेश रावल कहते हैं कि अब जो ये कैरेक्टर है, ये बाबू राव का जो कैरेक्टर मैंने इन मूवीज में किया है, अब मैं उससे एकदम भी इत्तेफाक नहीं रखता, अब मैं उससे रेजोनेट नहीं करता। सो एज एन एक्टर एक आर्टिस्टिक एलिमेंट तो रहता ही है कि जब आप किसी कैरेक्टर से रेजोनेट ही नहीं करते हैं तो आप उसको कैसे निभा पाएंगे, और वो भी इतने साल के बाद। 2000, 2006 और आज हो गया है 2025। और ऐसे मामले में तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा इमोशनल एंगल, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्या क्या वहां पर एंगल है। एक दोस्ती का एलिमेंट है, प्रोडक्शन हाउस भी है, लेकिन हमारे लिए यहां पर एक लीगल एलिमेंट जानना जरूरी होता है। तो मैंने आपको तारीखें तो ऑलरेडी बताई कि इस मूवी को कब रिलीज करा गया था। सबसे पहली मूवी आ चुकी थी आपकी 2000 में, फिर 2006 में हमें फिर हेरा फेरी देखने को मिली। इसके बाद यहां पर परेश रावल जी के एडवोकेट के द्वारा ऑलरेडी एक रिप्लाई, एक रिस्पांस, जो कि लीगल नोटिस अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज किया था, वो ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। यहां पर बात करी जा रही है कि मैंने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके अलावा यहां पर साथ साथ जो भी डिस्प्यूट है अब वो शायद सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपने ट्वीट में परेश रावल कहते हैं एक्स पर, अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड फिल्म्स, केप ऑफ गुड होप से शायद इस नाम को उठाया गया है। तो केप ऑफ गुड फिल्म्स का ये जो प्रोडक्शन हाउस है, इसने बेसिकली एक लीगल नोटिस भेजा था परेश रावल को, और एलिगेशंस थे कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और साथ साथ हमें फाइनेंशियल लॉस सफर करने पड़े जब इन्होंने कहा कि मैं इस मूवी में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। यहां पर उनको साइनिंग अमाउंट भी लगभग 11 लाख रुपए का दे दिया जा चुका था, और उन्होंने प्रोमोशनल एक्टिविटीज जो थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। सो इन सारे चीजों, इन सारे लॉसेस को काउंट करते हुए अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने 25 करोड़ का दावा, एक तरह से लीगल नोटिस भेजा है परेश रावल को। तो ये तो चलो पुरानी बात हो गई। यहां पर जो परेश रावल की लीगल टीम है, उनका यह कहना है कि भाई देखो, यहां पर कोई स्क्रिप्ट तो फाइनलाइज हुई नहीं थी, और दूसरी बात, अगर फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में बात करूं तो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो साइन ही नहीं करा गया है। तो यहां पर जो भी चीजें हो रही थी वो एक तरह से गुडविल में करी जा रही थी, और प्रोमोशनल शूट में पार्टिसिपेट करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पिक्चर को करने के लिए बाउंड हो जाऊंगा। ऐसा कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। ये कहना है परेश रावल जी की लीगल टीम का। और साथ साथ आपके लिए एज लॉ स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, डायरेक्टली हमें ये देखने को मिलता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि उसमें एक ऑफर का एलिमेंट हो, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और उसके साथ वहां पे कंसिडरेशन का एलिमेंट भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। और बात करें, अगर एक पार्टी मना करती है कि भाई देखो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो ये फिर एक लीगल केस बन जाता है, जिसके लिए आपको लीगल नोटिस दिया जाता है, और इस केस को बोला जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से मामला। सो कॉज ऑफ एक्शन वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब जो भी ऑब्लिगेशन स्टिपुलेटेड थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप फुलफिल करने में सक्षम नहीं है, और या फिर आप करना नहीं चाहते, ऐसे में फिर क्या होगा, आप पे डैमेजेस के लिए एक सूट फाइल किया जाएगा, और उसमें कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेदर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि कितने डैमेजेस देने हैं,
वो हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो दैट वुड बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सेक्शन नंबर 73 लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है और सेक्शन नंबर 74 आपका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, मतलब कि क्या वहां पर एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, यह एक अहम पहलू होगा इस पर्टिकुलर लॉ सूट में अगर ये स्टार्ट होता है। लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि यहां पर जो भी सेटलमेंट है पार्टीज के बीच में वो ऑलरेडी होने लग रहा है। तो आने वाले समय में हमें यह समझ में आएगा कि क्या यह सेटलमेंट इन दोनों पार्टीज के बीच में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यहां पर जो पार्टीज हैं, बेसिकली अक्षय कुमार और जो परेश रावल हैं, इन दोनों के बीच में मूवी में तो हमें बड़ी दोस्ती देखने को मिलती है, टकरार रहती है, पैसों की लड़ाई रहती है। सो रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ तक लड़ाई तो पैसों की ही है, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं चाहता कि जो दोस्ती है, जो प्यार है, जो सिनेमा हमने देखा है, जो हमें देखने को मिलता है, वो कभी भी टूटे ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।